जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सीजीएसआई का जो सब इंस्पेक्टर का मेंस का सिलेबस है वो जारी कल हो चुका है। आप लोग जाके सीजी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है कोई, तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाइए। टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो सिलेबस जारी हो चुका है। अब पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ रखी गई है और क्या क्या चीज़ नहीं रखी गई है, कैसा आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ अब क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं और यही मांग मैंने शुरू से कही थी। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि आप 2 से 4 लोग ज्ञापन दे दीजिए, इसके लिए अपनी बात पहुंचा दीजिए, तो आप लोगों को सिलेबस जल्दी जल्दी जारी हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और है। अभी सिलेबस जारी जरूर हुआ है लेकिन पेपर का कोई अता पता नहीं है। और एक साइड से देखा जाए तो लोग अपने जो हक के लिए आवाज़ उठाना चालू कर चुके हैं। तो ये जो आवाज़ है इसको इस बार दबने मत देना। सिलेबस आ गया है तो चुपचाप से बैठ जाए कि पेपर भी जल्दी हो जाएगा। ये एक साइड से मूर्खता भर निर्णय होगा, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि जैसे ही कुछ चालू करते हैं कोई प्रक्रिया या फिर कुछ भी आंदोलन के या फिर कुछ भी सोचते हैं, हम प्लान बनाते हैं, तो हमको तुरंत कुछ ना कुछ शांत कराने के लिए कुछ ना कुछ एक सामने नोटिस दिखा दिया जाता है कि ये होने वाला है। तो बच्चे लोग आधे लोग वहीं से पीछे हट जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप लोग जितने लोग हों तो अभी तैयार हो जाइए। कुछ आगे जो भी अभी प्लान बनने वाला है, बहुत जल्दी हम एक डेट डिसाइड करेंगे और एक ट्वीट जो रहेगा उसको डिसाइड करेंगे कि हमको ट्वीट क्या करना है। और हम एक पर्टिकुलर डे में टारगेट रखेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा उसमें ट्वीट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम बिलासपुर में अच्छे बड़े लेवल में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो रायपुर में भी फिर उसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इस बार पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की या किसी एसीएफ के एग्ज़ाम की, हॉस्टल वार्डन की, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की नहीं रही है। ये अब लड़ाई हो चुकी है रोस्टर की। जब तक रोस्टर नहीं आएगा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते ही रहेगा। तो सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोच रही तो हमारा हक बनता है कि हम उनको याद दिलाएं ये चीज़। अब हम वापिस हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सिलेबस है, जो सिलेबस जारी है उसमें हम पूरे तरीके से डिस्कस करते हैं सिलेबस में क्या है और क्या क्या चीज़ इसमें रखा गया है, क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें आपका मेंशन किया गया है हिंदी को। तो हिंदी में बेसिकली देखा जाए तो सब टॉपिक को इसमें कवर कर ही लिया गया है। आपका देखिए, हिंदी में पहला है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो हिंदी में जैसे आपकी हिंदी भाषा में आ जाता है आपका खड़ी बोली हिंदी, ठीक है, आपका पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी, अपभ्रंश, ये सब जितने भी हिंदी के प्रकार होते हैं ये सारा उसमें आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, छत्तीसगढ़ी हिंदी, मतलब कौन से छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली जाती है, बघेली कहाँ पर बोले जाती है। तो इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो पश्चिमी हिंदी कौन कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, फिर उसके आ जाएगा मगही हो गया, मगधी हो गया। तो ये सब कहाँ पे यूज़ होते हैं, एरिया के हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, तो या फिर पूछ सकता है पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक डिटेल में चैप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका वर्णमाला हो गया, वर्णमाला व्याकरण। ठीक, उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। फिर हिंदी में लोकोक्ति, मुहावरे। उसके बाद आपका त्रुटि संबंधी हो गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार। फिर इसके बाद सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है, जिसमें मार्क्स काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो आपका ये है। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध जो कवि वाला जो पोर्शन है, ये अलग। ठीक है, लेखक कवि वाला, क्योंकि यहाँ पे रचनाएं बहुत सारी आ जाती है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, सुभद्रा कुमार कुमार चौहान की रचनाएं। तो ये यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। कितने रचना को आप लोग याद करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लेखक कवि हैं, उनकी सबकी रचना। ठीक है, फिर उनके कई बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसता है, वो इनकी एक पंक्ति लिख देंगे और ये पंक्ति किसकी ये बोल देते हैं। तो ये अच्छे अच्छे लोगों की वहाँ हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हर कोई पंक्ति नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। इसके बाद आपके छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि लेखक, ये भी एक अच्छा टॉपिक दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पूरा देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका काव्य बोध आ गया है। ठीक है, फिर अपठित बोध आ गया है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आपकी चीज़ें। तो यहाँ से आपके हो सकता है 5-5 क्वेश्चन भी बन जाए, क्योंकि 125 नंबर का वेटेज है, तो 5-5 क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकते हैं, नहीं तो 3-3 तो इसमें से बनेंगे। और ये काफ़ी, अगर आप लोग ने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो यहाँ से आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है,
ये हिंदी के हो गए। तो हिंदी में एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा, हिंदी में ऐसा लगभग कोई टॉपिक नहीं जिसको छोड़ा गया हो। हिंदी को लगभग जो हिंदी के एक सिलेबस में रहता है पूरा कवर कर दिया गया है। बाकी सब में काफ़ी काट छाट करी गई है, लेकिन हिंदी के सिलेबस में ऐसा कोई नहीं किया है, बल्कि हिंदी का सिलेबस को काफ़ी प्रॉपर तरीके से बढ़ाया भी गया है एक साइड से देखा जाए। नहीं तो कई सिलेबस में होता है कि आपका ये कवि और ये जो लेखक रहते हैं इनको नहीं इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ऐसा ही में इसको इंक्लूड किया गया है और होना भी है, क्योंकि आउट ऑफ 200 मार्क्स 125 मार्क्स का हिंदी है। तो ये बात ऑब्वियस ही है कि हिंदी में थोड़ा सा सिलेबस वास्ट रहेगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका ऐसे राइटिंग एक यहाँ पे ये चीज़ है जो कि हिंदी में नहीं किया, पिछले बार हिंदी में भी था लेकिन इंग्लिश में इस बार कर दिया है। इंग्लिश में भी था पिछले बार, लेकिन हिंदी में इस बार नहीं किया, इंग्लिश में कर दिया। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है, उनकी अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, और हिंदी वाले लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। सपोज आपका पिछले बार का पेपर देख सकते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन है, आपका कोई लाइन दिया रहेगा हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसा, चार ऑप्शन रहेगा, इसमें हिंदी में इंग्लिश में कौन सा सही होगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, टेंस, मॉडल और आपका आर्टिकल, फिर वॉइस, नरेशन, फिर प्रिपोजिशन और उसके बाद क्लासेस। ठीक, तो इसमें जो आपका आर्टिकल्स है इससे क्वेश्चन बनते हैं, और वॉइस जो है आपका वॉइस का टॉपिक, ये आपका व्यापम और पीएससी दोनों का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हो सकता है आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मिल जाए, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही। फिर आपका प्रपोजिशन, इससे प्रपोजिशन से फिक्स प्रपोजिशन हो जाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका क्लॉसेस, क्लॉसेस से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, नरेशन। ठीक, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी देखा जाए तो छोटा टाइप का रखा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इसमें ही काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्होंने कवर कर दिया गया है। टेंस में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपका जो आ जाता है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जो है, इसका पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी का इंतजार था, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही वास्ट है। अब इसको अगर ये टॉपिक वाइज बता देते हैं तो बच्चे लोग के लिए बहुत आसान होता है। तो आप विज्ञान का मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप विज्ञान को देख सकते हैं, उसमें पूरा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आपके पास पीडीएफ पहले से डाउनलोड कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, फिर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आप सभी से करूंगा, सबको एक काम जरूर करना है, जाके इसकी हार्ड कॉपी निकालिए 102 और उस हार्ड कॉपी को रखिए अपने पास। देखिए, बार बार फोन से देखना पढ़ना अलग होता है, हार्ड कॉपी से आप लोग जब पढ़ेंगे तो फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सिलेबस को वहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि मैंने इस टॉपिक को कर लिया है, इस टॉपिक को कर लिया है। तो ये चीज़ रहती है, हार्ड कॉपी जरूर से आप अपने पास रखिए। हार्ड कॉपी मतलब अगर नहीं पता तो आप लोग को बता दूं, प्रिंट निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रिंट निकाल लेना। विज्ञान का आप लोग देख लीजिए सिलेबस, विज्ञान को काफ़ी इन्होंने डिफाइन कर दिया गया है। तो एक चीज़ अच्छा है कि जिस जो जो इसमें टॉपिक बोले गए हैं साइंस के, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इसी सिलेबस में फोकस करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क यही रहेगा कि जितना इसमें डिफाइन किया गया उतने को पहले आप अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आपका प्राचीन इतिहास, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको आधुनिक को कर दिया गया है, मध्यकालीन को यहाँ पे नहीं किया गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी नोटिस करने वाली बात है, सिलेबस में नहीं रखा गया। प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, इन दोनों को रखा गया है, मध्यकालीन को इसमें मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद एक और डिफाइन करने के लिए इन्होंने बता दिया, स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में एकीकरण हुआ है, भारत का एकीकरण, उसमें जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का जो विलयीकरण जो था, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, टॉपिक को डिफाइन कर दिया गया। जब इस टॉपिक को डिफाइन कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, फिर भारत पाक का युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए, ये सब भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, ये इसलिए क्योंकि ये एक डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप जो फील्ड में जा रहे हो भी कहीं ना कहीं हद तक डिफेंस के फील्ड है। तो इन सब क्वेश्चन का बट ऑब्वियस बात है कि ये आना जरूरी था, और ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग जब इसके बारे में जानेंगे तो आप लोगों की बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगी, और उसी फील्ड में जानने में इंटरेस्ट भी लोगों को अच्छा रहता है। फिर आपका जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो के क्वेश्चन, खास करके इसरो के जो हाल फिलहाल में, देखिए इसरो का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट अफेयर में इसरो के आप लोग जब यूट्यूब में सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसरो के 25-25 30 MQCQ भी मिल जाते हैं। तो आप लोग उसको भी अगर कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, उसके बाद आपका भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग और नीति आयोग। तो इन टॉपिक्स को भी कर लेना, काफ़ी अच्छा है। योजना आयोग, नीति आयोग तो आपका इकोनॉमिक्स में आपको पूरा कवर उसमें हो ही जाएगा। उसके बाद आपका भूगोल में आ जाता है, तो भूगोल का भी आप लोग देख सकते हैं, क्षेत्र, मानसून, जलवायु, फसलें, भारतीय शहर स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली, वन्य जीव, राष्ट्र उद्यान, भारत की जनसंख्या विवरण। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है। और मैं ये बोलूँगा जिनको अगर साइंस मतलब
समान अध्ययन सामान्य ज्ञान जो है ज़्यादा टफ लगता है, जो चाहते हैं कि मैं इनको ज़्यादा टाइम ना दे के बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, तो वो बस एक पर्टिकुलर सिलेबस में जो टॉपिक है इनको ही बस कवर कर लीजिए। इसी में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब कई लोग ऐसा करेंगे, मना करने के बाद भी कई लोग करेंगे कि पूरे के पूरे भूगोल को पढ़ेंगे, नहीं हमको तो एक्स्ट्रा जाना है, एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है, इतने में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिनको प्रॉपर स्मार्ट तरीके से वर्क करना है वो इतने सिलेबस को करिए, जो मेंशन है उसको बस कर लीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आपका कृषि हो गया, औद्योगिक विकास हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, मूल्य नीति हो गया आपका, फिर मुद्रास्फीति हो गया, उसके बाद जनसंख्या, गैर रोजगार। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आयात निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत और विश्व के संबंधित विषय। तो अर्थव्यवस्था में भी डिफाइन कर दिया गया। आपका संविधान में भी काफ़ी देखा जाए तो देखिए, संविधान को सबसे बड़ा बात है, क्योंकि संविधान का जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लगभग 70 से 75 उसमें चैप्टर्स हैं। यहाँ पे लेकिन इसमें डिफाइन कर दिया गया, जैसे भारतीय संविधान, उसके बाद आपको उसके अंदर आ गया नागरिकता, चुनाव, संसद, राज्य विधायकों, फिर कार्यवाही, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश की नीति। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स को आप लोग पर्टिकुलर करके जाना है। संविधान के और भी है, जैसे मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति हो गया जैसे आपका, ठीक है, हालांकि वो इन्हीं के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, इनको जरूर देख कर जाइए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जितना इसमें बोला है। अब देखिए सबसे सामने हो गया भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान के अंदर सभी पूरा लक्ष्मीकांत का जितना बुक के टॉपिक्स है वो आ ही जाते हैं एक साइड से देखा जाए तो संविधान को काफ़ी अच्छे से जान करके जाना है। जब व्यापम पेपर लेता है तो एक चीज़ आप मानकर चलिए कि उसमें संविधान के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इसलिए संविधान को आपको अच्छे से करना है। अब इसके बाद आपका करंट अफेयर आ गया। ठीक है, करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं। फिर उसको छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला संस्कृति, त्योहार, व्यंजन, शासकीय संस्कृति, महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत और खेलकूद। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक विकास। ठीक, इसके बाद आपका भूगोल में आ जाता है। छत्तीसगढ़ के भूगोल में नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य। उसके बाद छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व व्यक्तित्व के का उनका योगदान। ठीक, तो ये आपके छत्तीसगढ़ का भी टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से इसमें डिफाइन कर दिया गया है। इसके बाद आप देख लीजिए सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण। इसके करंट से रिलेटेड आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा खेल हो चुका है। खेल इन द सेंस ये हुआ है कि इन्होंने जो आपका रीजनिंग का टॉपिक है उसको ज़्यादा रखा है और आपके मैथ्स का टॉपिक है उसको कम रखा है। अब काफ़ी बच्चे जो मैथ्स में कमज़ोर रहते हैं बहुत खुश हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये बिल्कुल भी मत सोच कर जाइएगा कि जिस हिसाब से सिलेबस में इसमें मैंशन किया है वैसे ही होगा। आपके 70 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएंगे और 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यहाँ पर, अगर आप लोग, हालांकि हम पूरा बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग आकर देखेंगे तो जैसे यहाँ पे संख्या, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, फिर मध्य का, मिड मोड, मीडियन जिसको बोलते हैं, उसके बाद लाभ हानि, सरल यौगिक, समय, काम, मेंसुरेशन, गति, समय, दूरी और समीकरण। इतने टॉपिक से ही वो चाहे तो 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, खुश नहीं होना है कि मैथ्स का सिलेबस कम है तो मैथ्स कम आएगा। हालांकि हो सकता है ये कम आए, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं ये चीज़ जरूर करूंगा, कहूंगा इस सिलेबस को देखने के बाद कि आप रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि रीजनिंग के सिलेबस को काफ़ी वास्ट किया गया है। आउट ऑफ 15 टॉपिक्स में से 13 टॉपिक्स इन्होंने रीजनिंग का रख दिया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एनालॉजी हो गया आपका, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, दिशा दूरी, फिर अनुबंध रेखाएं, फिर उसके बाद आपका हो गया अनुपलब्ध संख्याएं, सॉरी, फिर वर्णमाला शब्द, फिर वेन डायग्राम आपका इसमें पहेली डाटा इंटरप्रिटेशन वाला हो गया। उसके बाद आपका गैर मौखिक तर्क हो गया। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर तार्किक विश्लेषण। ये आपका पूरा हो गया इसका एप्टीट्यूड का। ठीक है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों इंक्लूड करते हैं। बाकी आपको डिटेल में आपको देखना है तो आप अपने से देख सकते हैं इस चीज़ों को। मैं फिर भी इसमें कहूँगा कि मैथ्स को भी प्रॉपर टाइम दीजिए और रीजनिंग को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस काफ़ी इसमें वास्ट कर दिया गया है। उसके बाद ये आ जाता है, ये उनका है जो कि अंगुल वाले और जो अलग से कंप्यूटर वाले जो कुछ पोस्ट हैं, ये उनके लिए जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का अलग से पेपर होना है, ये उनके लिए। तो इनका पूरा फिजिक्स का उन्होंने बता दिया गया आपको क्या पढ़ना है। टोटल 19 फिजिक्स में इसमें टॉपिक बताया गया, केमिस्ट्री का पूरा बताया, 15 टॉपिक केमिस्ट्री के। उसके बाद मैथ्स का बताया। मैथ्स का कई लोग इसको मैथ्स को ये सोच रहे हैं कि सर ये हमारा जो ऐसा ही अलग से जो स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर वाला है, ये मैथ्स उसके लिए नहीं है। ये मैथ्स आपका वो जो अलग से पेपर, चौथा पेपर देंगे, ये उनके लिए है। ठीक,
और साथ में कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर का भी इसमें बता दिया गया है। तो देखिए सिलेबस दे दिया है आपको पूरा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, अच्छे से अब मेहनत करना है। काफ़ी लोगों को टेंशन यही था कि सिलेबस नहीं आया तो हम पढ़ें क्या, कौन सा सब्जेक्ट छोड़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर कौन सा टॉपिक छोड़े, कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो ये इन्होंने अपने तरफ से बता दिया गया है। और ये अभी ऑफिशियल सिलेबस आ गया, तो आप इसी को पूरे तरीके से फॉलो करिए और मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल पेपर होना ही है, लेकिन ये बस नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कोई और। पेपर आज नहीं तो कल होगा, लेकिन रिजल्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कोई और सेलेक्ट हो गया। समझ रहे हैं बात को, आपको ही सेलेक्ट होना है। आपकी लड़ाई ये 5 साल पुरानी लड़ाई है, 7 साल होने जा रहा है, 5 6 7 साल होने जा रही है इस लड़ाई को। तो इस लड़ाई को आपको विजय होना है। ठीक, किसी भी हाल में आपको सेलेक्ट होना है मेंस में, क्योंकि जब आप मेंस में सेलेक्ट होंगे उसके बाद आप फिजिकल में होंगे, तभी जाके आपको फिर मिलेगी आपको 2 स्टार। तो 2 स्टार की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, आप सभी को पता है। तो मेहनत उसी हिसाब से करते रहिए, अच्छे से करिए। सिलेबस मिल गया, सिलेबस को पूरा खत्म कर दीजिए। कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपको ऐसा लगे कि मुझको इसमें डर लग रहा है, नहीं हो पा रहा है। समय मिल गया, पर्याप्त समय। हालांकि अगर सही सीक्वेंस में सब कुछ चलते रहता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना टाइम आपको मेंस के लिए नहीं मिलता जितना आपको मिल जा रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है, चीज़ें डिले हो रही हैं तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जा रहा है पढ़ने के लिए। तो उसको यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और पॉजिटिव इसमें अप्रोच में पढ़िए, और उसके बाद अपना रिजल्ट भी पॉजिटिव उसको बनाइए। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।